So today we will discuss DPPs और आपके doubts जो हैं. So मैं DPP ओपन करता हूँ. आपको बोला था कि first we will discuss what remaining NLM DPP. Okay. So NLM बैक साइड से अपने को चलना है. DPP न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 1 प्रोबेबली हम लोग डिस्कस कर रहे थे. 1 में क्वेश्चन 13 तक हो गया था. इनफैक्ट 16 17 तक भी हो गया था. कई सारे क्वेश्चंस हैं. अच्छा डीपीपी है. बेसिकली असाइनमेंट टाइप का है. सो एज फार एज आई 16 17 में कहीं हम लोग बात कर रहे थे. बाकी आपका जो इनपुट है इसके बाद वाले जो डाउट्स है वो आप बोल सकते हो. We did 16 last. Yes. Thanks for confirmation. Now you need to ask the doubts beyond 16 if there are any in this DPP. हाँ, from Tuesday work energy हम लोग start करेंगे. Question number 19. So 19 is here. So yes, we will catch 19, then 22nd, then 24. आगे के हम लोग आगे देख लेंगे. पहले इन तीनों को कवर कर दे. So ये हम लोगों ने क्लास में किया था. You remember this question? A trolley is accelerating down inclined plane with acceleration g sin theta. Which option is correct? Alpha is angle made by the string with the vertical. इसने जो अल्फा बोला वो वर्टिकल से बोला है और हम लोगों ने जो अल्फा मेजर किया था वो हॉरिजॉन्टल से किया था. सो आपको पता है कि ये जो होगा अल्टीमेटली स्ट्रिंग ऐसा रहेगा. तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था बट लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन अलग है. देखने में सारी स्टोरी सिमिलर है. मैंने पेंडुलम को ऐसा करके बताया था और ये रेफरेंस लाइन ली थी और हमने आपसे पूछा था कि ये कितने एंगल पर बनेगा. बट कंक्लूजन हमारा क्या था कि पेंडुलम हमारा ऐसा आने वाला है, ये वाला पेंडुलम आने वाला है. सो आपको ये कंक्लूजन यूज करना है कि पेंडुलम आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा आफ्टर डूइंग ऑल दैट स्टफ. और जी फैक्टर इधर मिला था. कितना मिला था जी फैक्टर? अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो आपको याद आ रहा होगा जी कॉस थीटा होता है. तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगी? टी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी यहाँ से, एम जी कॉस थीटा हो जाएगी. फिर अपने को अल्फा बताना है. ये एंगल तो ये फाइनल वाला एंगल है वर्टिकल से, तो इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लेंगे. कितना जाएगा? ज्योमेट्रिक से कैसे पता कर सकते हैं? अपने पास बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं. आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल को अगर ऑब्जर्व करो. एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड होगा. और एक ये ट्राइंगल है नीचे, ये भी राइट एंगल्ड है. तो ये जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है. ये भी 90 माइनस थीटा है. तो ये भी कितना बनेगा? थीटा. तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? थीटा के बराबर हो जाएगी. तो इस क्वेश्चन में जो अल्फा आएगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा. और सेम स्टोरी है जिसको हम लोगों ने बात किया था. टी के बारे में कितना बोलेंगे? टी की वैल्यू आएगी एम जी इफेक्टिव. जी इफेक्टिव विल बी एम जी साइन एम जी कॉस थीटा. सो अल्फा 0 नहीं होगा, टी एम जी नहीं होगा, टी एम जी सेक थीटा नहीं होगा, टी एम जी कॉस थीटा होगा. इसको क्या नहीं समझना है, जो हम लोगों ने क्लास में किया था तो ऐसा देख करके डायरेक्टली अल्फा को 0 नहीं बोलते. अल्फा को 0 बोलते हैं इसको आप रिजल्ट याद रखते हो. आई मीन लाइक आप क्वेश्चन पर फोकस करके रिजल्ट को याद रखना होता है. और जो हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन फ्रेम किया था वो अलग था. देखने में सब कुछ वही था बट मैंने जो पूछा था वो अलग था. मैंने ये पूछा था फाइनली पेंडुलम किधर लाई करेगा. तो वो पेंडुलम इधर लाई करेगा, उस रिजल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं. सो वी आर यूजिंग द सेम रिजल्ट दैट वी हैव प्रूव्ड इन द लेक्चर कि पेंडुलम ऐसा रहेगा फाइनली.
अब इस लाइन से अल्फा कितना बन रहा है, ज्योमेट्री से पता कर लेंगे। 19th आपका हो गया, देन 22nd, 24, 21st भी है। सो 21st के बारे में बात कर लेते हैं। 21st यहाँ पर 21st कहता है कि फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पर है। अपने को पता करना है कि थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी एमएम के टर्म में। इक्विलिब्रियम का मतलब हर एक का फोर्स बैलेंस होगा, तो आप सबके फोर्स बैलेंस कर सकते हो, सबके फोर्स बैलेंस कर सकते हो। तो मैं इसी में फ्री बॉडी डायग्राम बना देता। एक तो ये पॉइंट है जंक्शन का जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। इस पर फोर्स कैसे दिखने चाहिए, एक एमजी का फोर्स इधर दिखेगा, एक टेंशन इधर दिखेगा, एक टेंशन इधर दिखेगा। आप चाहो तो लेमिस थ्योरम लगा लो, या फिर आप चाहो तो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू सो। इसके टेंशन को आप T1 पकड़ लो, इसके टेंशन को T2 पकड़ लो, और इसको mg पकड़ लो। एक तो ये रिलेशन हो जाएगा। फिर दूसरा अपने को इस कैपिटल एम का बीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जंक्शन है। तो इधर अपने को एक mg लगेगा, इधर T2 लगेगा, और इधर कोई T3 लगेगा। अलग अलग स्ट्रिंग मतलब अलग अलग टेंशन, तो T3 हो जाएगा। ये T2 दोनों के लिए है, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, डायरेक्शन अलग अलग दिखाएगा। यहाँ पर कैपिटल mg हो जाएगा ना। इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करो, फिर थीटा पता करना अपने को। और थीटा को हम लोग पता करना चाहेंगे। दोनों में लिंकेजेस क्या जा रही है, लिंकेजेस में T2 जा रहे हैं, तो इसको और इसको जो लिंक करेगा वो T2 करेगा। सो T2 को पहले हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। डायग्राम जूम करने की जरूरत है। अब आपको बड़ा दिख रहा होगा। T1, T2, T3, mg ये सारा कुछ दिखाया है, और tan थीटा अपने को निकालना है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इनके कंपोनेंट्स कर सकते हो। दैट्स व्हाट वी कैन डू। जब हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो कैसा जाएगा, यहीं पे मैं कंपोनेंट करते हैं। इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, T1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, T1 का कंपोनेंट इधर आएगा, तो दो कंपोनेंट्स इधर हो गए। mg दिया गया और अपने को थीटा निकालना है, तो बेटर होगा कि हम इसी T2 के भी दो कंपोनेंट कर लेते। एक कंपोनेंट T2 का ऊपर जाएगा, नहीं, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक डाउन साइड जाएगा T2 के। और T3 के भी एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक T3 का कंपोनेंट इधर आएगा। अगर आपको दिख रहा है तो काम अपना हो रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको बोलने का। अच्छा, ये जो कंपोनेंट आएगा T2 cos 45 आएगा। मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो √2 लिख सकता हूँ। ये आएगा T1 cos 45 √2 आ जाएगा। ये sin 45 आएगा, तो T1 प्लस T2 इनके √2 आएंगे, क्योंकि साइन और कॉस बराबर होता है, 45 पर बराबर होता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल वालों को बैलेंस करोगे, यानी कि इस वाले पॉइंट के बीडी से आपको क्या क्या मिल रहा है मैं बताता। T1 की वैल्यू T2 के बराबर मिल रही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, T1 प्लस T2 बाई √2, दोनों का √2 की वैल्यू mg के बराबर मिल रही है। अपना इंटरेस्ट है T2 निकालना है, तो T1 की वैल्यू भी T2 रख देंगे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स T2 बाई √2 इज इक्वल टू स्मॉल mg। मतलब T2 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, दैट कम्स आउट टू बी स्मॉल mg बाई √2। कैलकुलेशन आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, जो स्टेप ना समझ में आए तो बोलने का। आई एम ट्राइंग कि बेबी स्टेप्स लें, बहुत ज्यादा जंप नहीं करेंगे कैलकुलेशंस में। ये सेटल हो गया इसका एफबीडी। नाउ कम टू दिस वाला एफबीडी। इस वाले एफबीडी में ये जो T2 का कंपोनेंट है, ये भी T2 बाई √2 आएगा, और ये कंपोनेंट आएगा T2 बाई √2। ये कैसे, जैसा ये कंपोनेंट था उसका अपोजिट इधर जाएगा, ये कंपोनेंट था उसका अपोजिट ये चला जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल लो कि T2 के लिए ये एंगल 45 नजर आ रहा होगा। ये कंपोनेंट T3 के है, तो ये बनेगा T3 cos थीटा, और ये बनेगा T3 sin थीटा। तो जब इसका एफबीडी रीड करोगे तब अपने को पता चलेगा T3 की sin थीटा वैल्यू कैपिटल mg प्लस T2 बाई √2 है। टोटल फोर्स अपसाइड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउन साइड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चल रहा है, T3 cos थीटा, इसकी वैल्यू T2 बाई √2 है। हो गया। अब अपने को क्या निकालना था, tan थीटा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे T3 डिसअपीयर हो जाएगा, sin थीटा बाई tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा mg प्लस T2 बाई √2 डिवाइड बाई T2 बाई √2।
जब T2/√2 इससे डिवाइड करोगे तो एक टर्म आएगा, इससे डिवाइड करोगे दो टर्म्स आएंगे। मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा √2 टाइम्स कैपिटल mg डिवाइड बाई T2 प्लस 1, क्योंकि इसका डिवीजन 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, अच्छा T2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये उसको भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √2 टाइम्स कैपिटल mg डिवाइड बाई T2 विच इज स्मॉल mg √2। √2 अप साइड आएगा तो √2 प्लस √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो गए हैं, तो एक ऐसा रिजल्ट बन रहा है। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ट्वाइस m प्लस स्मॉल m जैसा आ जाएगा। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन परफेक्टली मैच करता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स योर आंसर। FBD इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फोर्सेस को बैलेंस करना, सिंपलीफाई करना, अपना आंसर आ रहा है। सो व्हाट इट सीम्स लाइक कि ऑप्शन नंबर ए सूट्स द मोस्ट। गॉट इट। 21 वी डिड, देन 22 पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। 22 सेज कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि किस तरह से वर्क करने वाला है। आर कनेक्टेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड, कई बार इसको कॉर्ड वर्ड यूज करेगा, और कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में हम लोग भी बात कर लेंगे। दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव on a frictionless ring in the vertical plane as shown in the figure. Objects are released from rest at the position shown, तो ऐसे आप उसको रिलीज करते हो। Tension in the cord just after release would be, और ये जो कॉर्ड है बेसिकली ये रॉड है, रॉड जैसा कुछ स्टफ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, या फिर स्ट्रिंग जैसा। कॉर्ड वैसे स्ट्रिंग को हम लोग बोलते हैं, रॉड नहीं बोलते, स्ट्रिंग जैसा स्टफ है, ये स्ट्रिंग हमारे लिए, ये भी। और ये एक रिंग है, वर्टिकल प्लेन पे लगाया है रिंग, उसके ऊपर ये स्लाइड करने वाले स्मॉल स्मॉल बीड्स जैसा कुछ है, मासेस है। यहाँ पर कंस्टेंट, ये कंस्टेंट रिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है और उसमें एनएलएम इन्वॉल्व है। जब आप इसको रिलीज करोगे, सिंस ग्रेविटी नीचे लगेगा तो ये जो पॉइंट है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। स्ट्रिंग टाइट होने के बाद स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती, इनएक्सटेंसिबल है, और उसका मास भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि स्ट्रिंग इसको पुल करेगा, पुल करने की वजह से स्ट्रिंग इसको चलाएगा, ये पार्टिकल ऐसा चलेगा, तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर आएगा, ऐसा कुछ मोशन चल रहा होगा। आपसे पूछता है कि टेंशन बतानी है कॉर्ड में, स्ट्रिंग में, जस्ट आफ्टर रिलीज। जस्ट आफ्टर रिलीज का मीनिंग हुआ कि ये ट्रैवल नहीं किया है, बस ट्रैवल करने वाला है, आपको उसी टाइम पर कितना टेंशन है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी सिस्टम को रिलीज करते हो तो पहले फोर्स आता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आते हैं, और तब मोशन होता है। दिस इज द ऑर्डर। और इसने क्या पूछा है, टेंशन बताइए, तो सबसे पहले फोर्स आएगा, फोर्स कौन सा आएगा, टेंशन आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर स्टोरी होगी। इसका मतलब है कि अपने को नेक्स्ट फिगर नहीं बनानी है। कई बार अपने दिमाग में ऐसा आता है कि जब ये थोड़ा सा चल जाएगा तो इधर आएगा, बी इधर आएगा, ऐसी पिक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने को जानी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने जस्ट आफ्टर बोला है। जस्ट आफ्टर का मतलब हुआ अभी केवल फोर्स आया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो अभी भी यही पिक्चर हमारे पास रहेगी जो है। सो ए इज स्टिल एट द सेम लोकेशन, बी इज स्टिल एट द सेम लोकेशन। मैं मैग्नीफाई करता हूँ, ये भी जो मैंने पॉइंट बोला काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे चीजों को समझने के लिए। सो ए हैज नॉट मूव्ड, बी हैज नॉट मूव्ड, दे आर स्टार्टिंग मूविंग। नो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर इनका एफबीडी बनाते हैं। तो इसने एफबीडी बना के भी दिया है कि ये अपना टेंशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ये इधर टेंशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इसका एमजी इधर एक्ट करेगा, बिल्कुल एक्ट करेगा, इसका एमजी इधर एक्ट करेगा। सो आपको एफबीडी भी बना दिया है। इस एफबीडी में एक चीज मिसिंग है, बाकी सारी चीजें। कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा फोर्स मिसिंग है? एमजी दिखाया गया, टेंशन दिखाया गया। कैन यू थिंक ऑफ, इज देयर एनी अदर फोर्स दैट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पिक्चर and that is not completing the FBD? Something we need to add. Normal, good. So normal reactions इसने नहीं दिखाई, क्योंकि कांटेक्ट है तो नॉर्मल जरूर रहा होगा। तो आप पाओगे कि ए का नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा और बी का नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा। जो मैंने नॉर्मल्स दिखाए हैं, क्या आप उनसे एग्री करोगे? आपको करना चाहिए।
तो ए का नॉर्मल n1 है, बी का नॉर्मल n2 है। नॉर्मल जो होता है कॉन्टेक्ट सरफेस या टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सर्कल में ट्यूब सेंटर से पास होता है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल वो तो तब आएगा जब मोशन आएगा। अभी इनमें मोशन नहीं आया, अभी फोर्स आया है, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आने के बाद सेंट्रीफ्यूगल आएगा। और ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए इसको हम यूज भी नहीं कर रहे। सो यस, नॉर्मल रिएक्शन आएगी। ये मास है और कांटेक्ट पर है, तो नॉर्मल, ये मास नीचे जा रहा होगा तो नॉर्मलेशन ऊपर जा रहा होगा, और ये इसको पुश कर रहा होगा, नॉर्मलेशन ऐसा। अब इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो एक अलग स्टोरी है, बट यस रेडियली आएगा। ये आपका एबीडी। अच्छा, जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो कॉमन सेंस हम ये बोल सकते हैं कि ये इधर चलना स्टार्ट करेगा, इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियली आएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नॉर्मली तो आ नहीं सकता है, बाहर निकल नहीं सकता, उसको रिंग पे रहना है। इसका भी एक्सेलरेशन इधर ही आएगा। तो एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आनी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, यानी एक्सेलरेशन यानी मोशन जो है वो टेंजेंशियल होने वाले हैं। सो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, पहले उसको रियलाइज करना है। एक बार ये रियलाइज किया तो हम ये बोलेंगे कि ए का जो एक्सेलरेशन है लेट से वो a1 है, बी का एक्सेलरेशन है वो a2 है। क्या a1 a2 बराबर होंगे? अपने को नहीं पता है, उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे कि a1 a2 के साथ कंस्टेंट क्या चलेगा, उसको भी कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास कंस्टेंट निकालने का आइडिया भी है। तो ये स्टोरी अपने पास बन रही है। अब आपको पता करना न्यूटन्स लॉ लगाने हैं फर्स्ट के लिए, न्यूटन्स लॉ लगाने बी के लिए। मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि एंगल थीटा था। अगर ये एंगल थीटा रहा होगा और अपने को ए के बारे में बात करनी है, तो क्या आपको समझ में आता है कि ए का नेट फोर्स हमको इस डायरेक्शन में लगना है? क्यों? क्योंकि ए इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाह रहा है, उसका एक्सेलरेशन आना चाह रहा है। तो n1 परपेंडिकुलर है, mg परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रेशन और ग्रेविटी उसको मूव नहीं करा पाएंगे। टी का कंपोनेंट लगेगा। सो टी के दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक सेंट्रल की तरफ, सेंटर की तरफ। आप पाओगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा गिरेगा जा करके, तो ये कंपोनेंट आएगा आपका टी कोसाइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। आपसे अगर नॉर्मल रेशन पूछता है तो हम बोलेंगे एन की वैल्यू एम जी प्लस टी साइन थीटा गिरेगी, बट हमारा इंटरेस्ट इस पर है, टोटल फोर्स टोटल एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स कितना है? टी कोसाइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एफ एनएलएम का बेसिक पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास विच इज एम, एक्सेलरेशन विच इज a1। ये ए का एफबीडी और इसकी इक्वेशन रेडी है हमारे पास। फ्रिक्शन है नहीं इसलिए फ्रिक्शन को लगाया नहीं, उसने बोला हुआ स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, वरना फ्रिक्शन भी आता। बी पर आते हो, बी का एक्सेलरेशन इधर है, अपने को इधर टोटल फोर्स लगेगा, mg लग रहा है, एक और फोर्स का कंपोनेंट आएगा टी का, तो टी का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, एंड यू विल रियलाइज कि ये टी कॉस थीटा नॉर्मल रेशन को देने के लिए काम करेगा, और टी साइन थीटा एक्सेलरेशन में अपना रोल प्ले करेगा। So how much net force is acting on this thing downwards? So we will say it's going to be like mg downwards minus t sin theta is equal to same mass a2 acceleration. हाँ, आपने थीटा आइडेंटिफाई कर लिया, दैट्स गुड। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर रहे होंगे और दोनों का सम 90 रहा होगा, तो बराबर 45 पे बन जाएगा। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, अपने काम का है बेसिकली, इसको हमको यूज करना पड़ेगा। दो इक्वेशन आ रही है, अननोन कितना जा रहा है देखते हैं। अननोन में क्या है? एक a1 अननोन है, एक a2 अननोन है, एक t अननोन है। मास गिवन है, थीटा गिवन है, थीटा 45 हो गया। सो इसका मतलब एक और रिलेशन लगेगा। अगला रिलेशन कौन सा आएगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन। और एक बार आपने ये किया तो आपको टी पता चल जाएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आएगा? स्ट्रिंग वाला केस होता है तो आप डायरेक्टली समेशन टी डॉट ए को यूज कर सकते हो। तो हम बोलेंगे समेशन टी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये, छोटा सा है लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के आंसर तक जाने में हेल्प करता है। फर्स्ट के लिए टी डॉट ए लगाते हैं। अब फर्स्ट का टोटल टेंशन इधर है और A1 इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है जो कि 45 डिग्री है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी लाइक T इंटू A1 इंटू कॉस 45, टी ए कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल थीटा था इसलिए आपने ऐसा यूज कर लिया। प्लस सेकेंड पर आओ, इसका टेंशन ऊपर की तरफ है ये,
और ए इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना जा रहा है? 90 + 45 है। सो ये आएगा टी की वैल्यू टी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू a2 है, कॉस 90 + 45। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं? आपने वेक्टर में लर्न किया है, तो ये टोटल एंगल यूज करेंगे। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको पता चलेगा कि t कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, ये a1 cos 45/√2 बनेगा, और cos 45 के साथ 90 को ऐड कर दो तो माइनस साइन में आ जाता है 45, तो वो भी माइनस a2/√2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 आ रही है। माय गुडनेस, बाय द वे अपने को ये पता चला कि a1 और a2 बराबर आ रहे हैं। तो a1 और a2 बराबर है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जस्ट आफ्टर, लेट इट बी। बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कंस्टेंट इक्वेशन आ गया। नाउ यू गॉट 3 इक्वेशंस, 3 अननोन। यू कैन सॉल्व फॉर एक्सेलरेशन, यू कैन सॉल्व फॉर टेंशन। क्या सॉल्व करना है? टेंशन के लिए सॉल्व करना है। तो क्या बोलना चाहिए? अपने को पता चल गया a1 और a2 बराबर है, तो ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि सिंस a1 a2 बराबर है, जो भी निकाला है, तो अपने को पता चलेगा t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस t sin थीटा। थीटा 45 है, और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो t cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा, यानी 1/√2 + 1/√2 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू mg। इसका मतलब हुआ t की जो वैल्यू आ जा रही है 2/√2 आ रही है, 2/√2 को √2 लिखा जा सकता है, यानी mg डिवाइड बाय √2 आ रहा है। यू चेक कि एक ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, उसी को आंसर बोला जाएगा, mg/√2। छोटा छोटा लिखा है, आपको मैग्नीफाई करके दिखाया है, आप उसको कैच कर सकते हो। और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। कैलकुलेशन चेक करना है, आंसर चेक करना है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। So again, focus is on free body diagram, writing the Newton's equation, and then writing the constant relation wherever it is needed, then solving to get the answer. कौन सा आंसर? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपने पूछा है स्टडी रेट मींस a इक्वल टू 0 और इक्वल टू कांस्टेंट। अभी पढ़ते हैं। आपने कुछ लिख के भेजा है, कंसीडरिंग एंगल एट टॉप एज 45 डिग्री, t इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg cosine theta, t is equal to 45 mg/√2, option B, considering top angle at top as 45 degree. Now you did something not complete, वो आंसर मैच कर गया होगा, क्योंकि आपने जब फोर्सेस को बैलेंस किया है ना, तो हम यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ये ट्रैवल कर रहा है। फोर्सेस कौन बैलेंस कर सकते हो? N1 को पता कर सकते हो बैलेंस करके, N2 को पता कर सकते हो। आपने क्या किया है? T और mg के कंपोनेंट्स को बैलेंस किया है। अब वो यहाँ पे फिजिबल नहीं है, वो केवल कोइंसिडेंस है जिसकी वजह से आंसर मैच हुआ है। परफेक्ट वे इज दिस। वो दो चीजें बोलता है, एक तो ये बोलता है कि आपने नॉर्मल रेशियो नहीं ड्रॉ किया, दैट मींस यू हैव नॉट यूज्ड द प्रॉपर एफबीटी। दूसरा, आपने F इक्वल टू ma नहीं लगाया, सो वो कोइंसिडेंटली करेक्ट होगा। यूज दिस। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आपने कुछ लिखा था, शुड नॉर्मल बी इनसाइड द प्लेन कमिंग आउट इनटू ऑनटू ए एंड बी। हाँ, नॉर्मल रेशन किधर लगेगा? तो नॉर्मल रेशन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, जैसे मैंने दिखाया। आपको ये डाउट हो सकता है नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, तो आप देखो बाकी फोर्स किधर लग रहे हैं? नीचे। तो उनको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं चल सकता है, केवल हॉरिजॉन्टल चल सकता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, बी पर ये केवल ऊपर नीचे चल सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा। तो आपको देखना कि टोटल फोर्स किधर जा रहा है, तो टेंशन का कंपोनेंट अंदर जा रहा है, इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको नॉर्मल रेशन बाहर आकर के बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रेशन एक रिएक्शन फोर्स होता है, तो अगर कोई फोर्स लग रहा होगा उसको काउंटर करेगा। दिस हाउ वी विल डिसाइड कि नॉर्मल रेशंस कहां पर लग रही है। 23
इट सेज कि 50 केजी का पर्सन है 25 केजी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, तो हैवी बंदा एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है. ही पुल्स on the rope which is attached to the platform via the frictionless pulleys as shown in the figure. The platform moves up. तो ऐसा आप घर पे भी कर सकते हो. आपने देखा होगा कि कई जगह लोग ऐसा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसको पुलिस वगैरह से अटैच कर देते हैं और खुद ही उसको पुल करके पूरे प्लेटफॉर्म को ऊपर चला देते हैं. दैट मीन्स यू कैन क्रिएट द लिफ्ट विच इज मूविंग बाई ऑन योर ओन इफेक्ट और एफर्ट्स. तो आपके खुद के एफर्ट से जो ऊपर चल रहा हो, ऐसा पुली बना सकते हैं या फिर लिफ्ट बना सकते हैं, लिफ्ट बना सकते हैं. और आप चाहोगे तो इसको लूज कर दोगे तो ये नीचे आना स्टार्ट करेगा. तो यू कैन गो डाउन साइड, यू कैन गो अप साइड एंड द लिफ्ट विच इज ड्राइव्ड बाय यू. एंड कैसे वर्क करता है यहाँ पर आप देख सकते हो. इसने बोला कि द प्लेटफॉर्म मूव्स अप एट अ स्टडी रेट. स्टडी रेट से ऊपर मूव करता है. इफ द फोर्स विथ विच द पर्सन पुल्स द रोप इज, तो किस फोर्स से इसको पुल करे सो दैट ये स्टडी रेट से मूव करे. कैसे डिसाइड करना होता है कि इसका मतलब क्या है. देखो मूव कर रहा है, मूव करने का मतलब वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी का स्टडी रेट है. दैट मींस मोशन जो है वो स्टडी है. सो इसका जो मीनिंग जा रहा है वो बेसिकली ये जा रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. हाँ, सो इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड्स एट अ स्टडी रेट. दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है. दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है. सो ए को जीरो करना है. बेसिकली अपने को क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी है. तो इक्विलिब्रियम, आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट एज वेल एज मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉन जीरो है. तो अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, तब भी उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स का जीरो होना. तो या तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. अब आप इसका एबीडी बनाइए, इसका एबीडी बनाइए प्लेटफॉर्म का, और दोनों को फोर्स बैलेंस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा. आप में से किसी ने किया होगा और एफ को जीरो करने से आंसर आया होगा. अभी तक आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्राई करते हो कि एफ को जीरो करना है, क्या करना है, लेकिन उससे ज्यादा फोकस इस बात पे दो कि हम पहले ये डिसाइड करें कि हमको एफ को जीरो करना है या नहीं, या फिर एफ इक्वल टू एम ए लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है. ये डिसीजन वाले पॉइंट्स हैं. और जब आपकी इस पे कमांड आ जाएगी तो फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, आप पहले ये डिसाइड करोगे करना क्या है, फिर कैसे करना है. दैट एनीबॉडी कैन डू. You need to draw the free body diagram, write all the forces, make the components wherever they are needed, and then write F equal to ma. पूरा सॉल्व करना हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ. अगर इतने से आपका काम चल जाए तो मैं आगे बढ़ता. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है 24th है. 24th है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये बोलता है आपके पास एक बलून है ऑफ ग्रॉस वेट. ग्रॉस वेट मतलब उसका जो टोटल रफली वेट है वो W न्यूटन है. इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो नीचे गिर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. A से गिर रहा है और A की वैल्यू G से कम है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज. सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल कर रहा होता है तो ग्रेविटी से नीचे आता है, यू नो दैट. लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से कम है, ये बलून है. एंड इट्स एक्सेलरेशन इज नोन टू अस एज A. So in case it is coming downwards with acceleration A, and if we can draw the free body diagram, then you'll find इसका weight नीचे लगेगा. अगर केवल weight लग रहा होता तो फिर G से आ रहा होता. इसका मतलब कोई और फोर्स लग रहा होगा. एक्सेलरेशन कम क्यों हुआ है? क्योंकि एयर का ड्रैग लग रहा होगा, रेजिस्टेंस लग रहा होगा. रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है. तो अगर ये नीचे आ रहा है तो ऊपर लगेगा. सो दिस इज द रेजिस्टेंस फोर्स. सो फोर्स ड्यू टू एयर, और FR फॉर रेजिस्टेंस. सो ये इसका एबीडी हो गया और ये इसका एक्सेलरेशन हो गया. तो हम लोग इसका न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं. व्हाट द न्यूटन विल से कि टोटल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेट्स से मास इज है. So what the resistance force is going to be? Resistance force is going to be weight minus ma. अच्छा, m तो उसने दिया नहीं. ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में m मिलेगा नहीं. तो फिर आप ऐसा बोलोगे कि जो वेट होगा वो बेसिकली m इंटू जी को इंडिकेट कर रहा होगा.
सो m की वैल्यू कितनी रही होगी, w बाई जी रही होगी। तो जहां पर m है उसको w बाई जी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आएगा w माइनस w बाई जी इंटू ए, विच टर्न आउट टू बी w1 माइनस a बाई जी। इसका मतलब रेजिस्टेंस फोर्स कितना लग रहा होगा, w विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस a बाई जी। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर दोगे, कॉपी कर सकता हूँ, सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है। और बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्री बॉडी डायग्राम F इक्वल टू m है, दैट्स डन। Further you have asked question number, next let me see what that was, 29. So moving to 29, अब आप ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, इक्विलिब्रियम है, स्प्रिंग है, कट करने से क्या होगा, ये शायद कट करने वाला होगा, BC इज बर्न्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई चीज बर्न करते हो तो क्या होता है, रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज 29। 27 भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, 28 भी आप कर सकते हो, 29 आपने पूछा, 29 पे आते हैं। So question number 29 says, if the reading of spring balance, or in this figure reading of spring balance would be, तो अपने को स्प्रिंग की बैलेंस की रीडिंग चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आपसे एफबीडी और फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक लगाया गया है और ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये रीड करेगा। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, स्प्रिंग बैलेंस kx रीड करता है, स्प्रिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसको वो रीड करेगा, और अपने को यही फोर्स पता करना है बेसिकली। अब यहाँ पर देखोगे, जब इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर एक टेंशन लग रहा होगा, इधर भी टेंशन लग रहा होगा, और ये मासलेस है। तो जब जब भी कोई चीज मासलेस होती है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, इसको मतलब दोनों के टेंशन बराबर रहे होंगे। तो जो के एक्स आएगा, जो रीडिंग आएगी, जिसको हम लोग रीडिंग बोलते हैं, रीडिंग के एक्स आएगी, के एक्स की वैल्यू कितने बराबर आएगी, टी। तो बेसिकली इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो अपने को पता करना है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि हाउ मच द टेंशन दिस स्ट्रिंग हैज। हालांकि यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग थी, ये अलग थी और ये अलग थी, और ये मासलेस ऑब्जेक्ट का कहना है कि दोनों के टेंशन को बराबर होना पड़ेगा। तो आप इसको T1 T2 बोलो तो हम क्लेम करेंगे T1 मस्ट बी इक्वल टू T2। गॉट इट। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू T1 मस्ट बी इक्वल टू T2, लेट्स कॉल इट T। अब आपका प्लेटफॉर्म या अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को ले लीजिए, तो स्यूडो लगा दीजिए, तो जी इफेक्टिव आपको पता चल जाएगा। सो मैं इसका एबीडी बनाता, एंड यू नीड टू टेक ऑब्जर्व इट केयरफुली कि लेट्स से ये वेज था, ऐसा नहीं था, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या ये रिवर्स हो पाएगा, नहीं हो रहा है। सो मैं स्ट्रेट लाइन से बना था, लेट्स से ये आपका बेस था, ये इसका परपेंडिकुलर था, यहाँ पर हाइपोटेनस था, और यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, और लेट्स से सिंस सेम टेंशन वाली बात कर रहे हैं तो उसको आप सेम स्ट्रिंग से भी दिखा सकते हो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए। ये पुली है और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है, और जी फैक्टो आपको मिला हुआ है। जी फैक्टो कितना आएगा, जी प्लस ए। जी अपने पास कितना होता है, 10 प्लस 2 लीड्स टू 12। सो जहां पर जी यूज करना था वहां पर 12 यूज कर लेंगे, काम हो जाएगा। और सिंस हम लोग लिफ्ट के फ्रेम पर हैं या फिर केबिन के फ्रेम पर हैं, तो स्यूडो फोर्स को हमने इंक्लूड कर लिया है। अब स्टोरी ये बनती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। ये एंगल थीटा अपने को पता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। यू विल से कि इसकी जो वैल्यू आएगी 5 जी इफेक्टिव आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10 जी इफेक्टिव कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 30, और एक इधर कंपोनेंट आएगा 10 जी इफेक्टिव कॉस 30। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको रिलेट करना है। आइडिया अगर आपको समझ में आ रहा है बेस्ट है, नहीं आ रहा है तो आपको बोलना है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक टेंशन इधर आएगा और ये टेंशन इधर आएगा, ये टेंशन हमने को पता भी करना है। नाउ यू नीड टू सी कि किधर जाने वाले हैं। जी इफेक्टिव की वैल्यूज रख देते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं। जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा 12। जी इफेक्टिव इज 12, 12 इंटू 5 60। इसकी वैल्यू पता करते हैं, जी इफेक्टिव 12 था तो 120 हो जाएगा, और साइन 30 तो ये आएगा 10 इंटू 12 इंटू साइन 30 विच इज हाफ लीड्स टू 60।
ओके, इसका मतलब ये भी 60 पुल हो रहा है, ये भी 60 पुल हो रहा है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो हो जाती, द क्वेश्चन दैट वी हैड अर्लियर विच सेज बेसिकली टी की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे आंसर दे रहे हैं, हम ये आंसर दे रहे हैं कि सिंस ये मूव नहीं कर रहा है इसलिए फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। तो टी की वैल्यू 60 न्यूटन आ गई, 60 न्यूटन। और आपसे पूछता है कि स्प्रिंग का रीडिंग कितना आएगा, स्प्रिंग का रीडिंग वही आएगा जो के एक्स आएगा, और के एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो अगर आपको रीडिंग बताना है तो हम बोलेंगे कि बैलेंस विल रीड 60 न्यूटन। अब आप ऑप्शन दोगे, ऑप्शन में 60 न्यूटन दिया हुआ है, 60 न्यूटन भी दिया गया है। ये है अपने पास 60 न्यूटन, राइट। तो व्हाट वी शुड आंसर इट, सी। लेकिन वो रीडिंग की बात की है, तो रीडिंग में वैसे हम न्यूटन भी रीड कर सकते हैं, किलोग्राम फोर्स ही रीड करना चाहिए इसको। तो कई बार इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं क्या, 60 डिवाइड बाई जी दिस किलोग्राम फोर्स। ऐसा भी बोल सकते हैं, तो ये 6 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। तो आई आंसर आप ए और सी दोनों दे सकते हो, लेकिन ए को प्रेफर इसलिए कर लोगे क्योंकि किलोग्राम फोर्स में देना पॉपुलर रहता है। सो किलोग्राम फोर्स इज पॉपुलर रहता है, और अगर आपको दोनों दिए हैं तो आप ये भी दे सकते हो और ये भी दे सकते हो। तो मल्टी करेक्ट में होगा तो आप दोनों दे देंगे, आप देंगे 6 किलोग्राम फोर्स और 60 न्यूटन। आपको आपको ये पता यहाँ से चल रहा है कि कई बार हम लोग किलोग्राम फोर्स में भी आंसर देते हैं, के जी एफ मतलब किलोग्राम फोर्स, दैट मीन्स फोर्स करस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी किलोग्राम्स। तो ये फोर्स है 60 न्यूटन, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना फोर्स है उसको बताते हैं। दोनों आंसर दिए, परफेक्ट है कि हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों के अपनी यूनिट अलग अलग है लेकिन दोनों के मीनिंग सेम है। इन प्रैक्टिकल्स आई हैव सीन स्प्रिंग बैलेंस नंबर्स आर इन केजीएफ। हाँ, प्रैक्टिकल में तो क्या होता है ना कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए होंगे, सपोज कर लीजिए केजीएफ नहीं दिया होता तो हम सी को मार्क करते हैं, और अगर ये नहीं दिया होता तो हम ए को मार्क करते हैं। अब उसने दोनों दे दिए तो हमारे लिए दोनों की मीनिंग तो सेम है। आप केजीएफ में बोलो या फिर न्यूटन में बोलो, आपकी मर्जी है। और क्वेश्चन भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि हमको किस में बताना है, तो वो आप न्यूटन में बता सकते हो, केजीएफ में बता सकते हो, और भी जो तरीके हैं सब में बता सकते हो। तो सभी का अगर सेम मीनिंग है तो सेम इक्वली करेक्ट है। हाँ, 5 kgf नहीं लिखेंगे, दैट्स रॉन्ग। 60 kgf नहीं लिखेंगे, दैट्स रॉन्ग। तो ये मल्टी करेक्ट में अपने को दोनों आंसर होगा। तो पॉइंट इज केजीएफ में भी आपसे आंसर पूछ सकता है तो हम बता पाएंगे। 28 इसके बाद आप पूछ रहे हो 28, तो आपको अपने नोट्स में समझ लेना केजीएफ क्या होता है, उसके बारे में भी बात चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये बोलता है कि एक स्ट्रिंग है आपके पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग है जिसको रैप किया गया अराउंड अ लॉग ऑफ वुड एंड इट इज पुल्ड बाय द फोर्स एफ। तो आपको देखना क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल है, लॉग ऑफ वुड है, और आप केवल इतना देख रहे हो साइड से। अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो आपको ऐसा कुछ सिलेंडर नजर आएगा, ऐसा था। और आपने इस पे ऐसे रैप करके और इस तरह से पुल कर रहे हो इधर 3 डायमेंशन में। सो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर, इसका 3 डायमेंशनल वर्जन अगर मैं ड्रॉ करूँ जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो वो कुछ इस तरह की स्टोरी है, एंड यू विल फील लाइक कि यहाँ से ऐसा लॉग बनाया गया है। जस्ट ड्रॉ पिक्चर, और आपने स्ट्रिंग को कैसे टाइप किया, स्ट्रिंग को यहाँ पर रैप ऐप किया होगा इस तरह से, यहाँ पर टाइप किया है, यहाँ पर टाइप किया है, और इसको ऐसे आगे लेके जाते हो 3 डायमेंशन में, और फिर यहाँ पे फोर्स लगा के पुल कर रहे हो। ये कुछ ऐसा रैप है। अब आप समझ में आ रहा होगा ये पिक्चर देखना और ये पिक्चर देखने में कितना अंतर है। ये आपको 3D में ये विजुलाइज करनी होती है, और क्वेश्चन ऐसा बना के देता है। इन केस यू आर पुलिंग इट तो क्या होगा, ये स्लाइड करके आगे जाएगा,
और अपने को क्या पता करना होगा, अपने को हॉरिजॉन्टल में मतलब इसकी डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसको पता करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाइड व्यू है। आपको ये देखना होगा कि एफ है, ये स्ट्रिंग, इस पे टेंशन इधर लगेगा, स्ट्रिंग का टेंशन, और ये भी स्ट्रिंग का टेंशन होगा। T1 T2 लिख सकते हो आप। फिर आपको लगेगा कि सब कुछ सिमेट्रिकल चल रहा है, आइडेंटिकल है, सिमेट्री का भी अपना मीनिंग होता है। तो T1 और T2 आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंस T1 T2 बराबर हो जाएंगे तो हम TT मान सकते हैं उसको। अब आप T के कंपोनेंट्स कर लो। जब आप T के कंपोनेंट्स करोगे तो दोनों T के कंपोनेंट्स अंदर आएंगे। एक का कंपोनेंट T का ऊपर जाएगा, एक का नीचे जाएगा। ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए पूरा का पूरा लॉग कैसा होगा, आगे की तरफ जाएगा। यूल फाइंड कि ये T sin थीटा और ये वो T sin थीटा आपस में कैंसिल हो गया। एंड यूल फाइंड कि दोनों के T cos थीटा यहाँ पर आएंगे, तो ये बन जाएगा बेसिकली 2 times T cos थीटा। लेट्स से वो किसी a एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो न्यूटन की इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूटन की इक्वेशन बनेगी F माइनस 2T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हमारे पास रेडी होगी। अभी तक मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, मैंने उसको सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स व्हाट आई डिड, अंडरस्टूड कि किस तरह से दिख रहा है, क्या होगा एक्चुअली। फिर उसका एफबीडी बनाया और उसको पुल करते हुए दिखा दिया। ये इक्वेशन रेडी है। अब नाउ नाउ वी कैन आंसर। हाउ टू आंसर? यू विल फाइंड कि ए ऑप्शन को पढ़ना है। टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, यस दैट व्हाट वी हैव यूज्ड, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग थीटा। थीटा को बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है, और ये अपने को आंसर करना है। फिर दूसरा है कि टी को अगर हम बढ़ाएंगे, टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी अगर थीटा बढ़ाएंगे तो, और टी की वैल्यू एफ के साथ क्या चल रही होगी, वो रिलेशन अपने को पता करना है। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रिंग इज wrapped around the log of wood and it is pulled with a force F as shown in the figure. तो थीटा अगर बढ़ेगा तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। इसलिए इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि हमारे पास डिसाइड करने के लिए टी एक अननोन है, एफ के बारे में भी इसने कुछ नहीं बोला है, तो इसको 2-3 वर्ड्स और ऐड करने चाहिए थे। जैसे कि एफ कांस्टेंट है, ये बताना चाहिए। मान लेते हैं एक मिनट के लिए एफ कांस्टेंट है, फिर आप उसको ये भी बताना चाहिए कि ए की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, या फिर ऐसा बोल देता है कि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लेके जा रहे थे। बिकॉज यू सी कि अपने पास एक इक्वेशन में एम तो कांस्टेंट रहता है, 2 नंबर कांस्टेंट रहता है, एफ टी थीटा और ए, इनके साथ क्या रिलेशन चल रहा है वो अपने को जज करना है। तो एक इक्वेशन में चार चार वेरिएबल को हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, कुछ कांस्टेंट बोलना होगा। जैसे इसकी इंटेंशन, उससे अपने को क्या इन्फर करना होता है कि एफ कांस्टेंट होगा मोस्ट लाइकली, और वो रहेगा, तो अपने को एफ को कांस्टेंट लेना है और ए को कांस्टेंट लेना है। सो व्हाट वी नीड टू कंसीडर दिस ए टू बी कांस्टेंट। अब ए को कांस्टेंट कंसीडर करना एक ज्यादा एजम्पशन हो जा रहा है, तो उसको एग्जाम में, उसको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि इसको पुल करते हैं कांस्टेंट फोर्स से और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। वरना फिर हम कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर ए डिक्रीज करेगा तो फिर इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए इंक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो एज्यूमिंग कि ए कांस्टेंट जा रहा है, फिर चेक करते हैं कि क्या अपने आंसर मैच करेंगे। अगर मैच करते हैं तो फिर उसका वही मीनिंग होगा। और कई बार क्या होता है, फिर प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको लगने लगता है कि क्या क्या जंक्शन लेना है। सो यूल फाइंड कि अगर एफ कांस्टेंट है और एम ए कांस्टेंट है, तो इस नंबर को भी तो कांस्टेंट होने का, कौन से नंबर को? टी कॉस थीटा वाले नंबर को। सो इससे अपने को पता चलेगा इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर ये नंबर कांस्टेंट है तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा पे क्या फर्क पड़ता है? कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है, जिसका मतलब आएगा कि ये नंबर कांस्टेंट है, दो का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, कॉस थीटा कम हो रहा है, तो टी को बढ़ना चाहिए। सो अगर थीटा बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, ऐसा हम लोग क्लेम कर सकते हैं। दो ऑप्शन दिए होंगे, एक में थीटा बढ़ रहा होगा तो टी बढ़ रहा होगा, एक में थीटा बढ़ रहा होगा तो टी कम हो रहा होगा। तो थीटा बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, ऐसा हम क्लेम करेंगे। दैट मीन्स वी कैन आंसर ए ऑप्शन।
तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें आपको विजुलाइज करनी है, कुछ अपनी तरफ से इंटरप्रेट भी करना है। आइडियली उसको ऐसा बोलना था, एक टर्म यूज कर देना था कि ए कांस्टेंट होगा, तो फिर आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा, और थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो टी को बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। फिर आपसे बोलता है कि टी की वैल्यू के बारे में बताइए, और फर्दर हम क्या बता सकते हैं? टी की वैल्यू एफ से बड़ी होगी अगर थीटा की वैल्यू पाई/3 से बड़ी है। पाई/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, राइट? तो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से बड़ी है तो टी और एफ आपस में कुछ ऐसे रिलेटेड होंगे, वो अपने को पता करना है। सो उसको भी समझ सकते हैं, अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स को यूज करके। टी ए को हम जीरो भी टेंटेटिवली ले सकते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि आगे वाले आंसर देने के लिए हमने को ए को जीरो जैसा कुछ देखना पड़ेगा, ए को जीरो जैसा देखना पड़ेगा, तभी हम सी और डी में आंसर कर पाएंगे। क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं कि ये मैं इसको पुल किया जाता है लेकिन ये चलता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स की जरूरत है अपने को, जैसे क्या ये चलता है, और चलना तो इसको इसलिए भी पड़ेगा कि क्योंकि उसने लिखा है इट इज बीइंग पुल्ड। फ्रिक्शन को हमने यूज नहीं किया है, तो फोर्स लगाओगे तो ये ट्रैवल तो करेगा ही करेगा, तो ए आएगा, ए कांस्टेंट होगा, तो फिर हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं। ए को जीरो पकड़ना ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके बारे में सोच लेंगे, लेकिन हमको पहले ब्रॉडर वे पे चलना होता है कि बीइंग पोल्ड दैट मींस इट इज एक्सेलरेटिंग, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग दैट दिस, या फिर ऐसा बोल देता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है। तो आपके स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अपने को ये कहीं नहीं मिल रहा है कि हम ए को जीरो स्ट्रेट फॉरवर्ड लें। सो ए को हमने इस तरह से लिया और फिर हमने ये बोला। डेफिनेटली अगर ऐसा बोलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं तो ए जीरो हो जाता है, तो लाइफ और भी आसान हो जाती है। ये जीरो हो जाता है तब भी हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते थे। और इनफैक्ट सी और डी में आंसर देने के लिए अपने को ये पकड़ना ही पड़ेगा कि क्या होने वाला है। सो देखते हैं, थीटा की वैल्यू अगर पाई/3 से बड़ी होगी तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 120 से ज्यादा हो जाएगा। अब देखो एक पॉइंट है, इधर एक टेंशन लग रहा है, एक इधर टेंशन लग रहा है, और एक फोर्स इधर लग रहा है, लेमिस थ्योरम, अगर बैलेंसिंग करना है तो। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का अगर हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ओके ओके फाइन, सही था, मैंने कुछ ज्यादा बोला। मैं एक बार इसको और करेक्ट कर देता हूँ कि ये जो फोर्सेस मैंने ड्रॉ किए ना, यू आर राइट, ये जो फोर्सेस जो ड्रॉ किया ना, वो मैंने इस पॉइंट पर ड्रॉ किए, स्ट्रिंग के पॉइंट पर, इस पर नहीं ड्रॉ किया है। क्योंकि अगर इस पर ड्रॉ करते तो इसका एमजी लगता है, इसका फ्रिक्शन लगता है, इसके साथ और भी कहानी होती। दैट्स गुड। सो इस पॉइंट का एफबीडी था। इससे एक और पॉइंट पता चला कि जिसका हम एफबीडी बनाते हैं ना, उसके बारे में लिख रहे होते हैं। तो ये जो मास आएगा ना, ये मास ब्लॉक का नहीं आएगा, या वुड का लॉक का नहीं आएगा, किसका आएगा? इस पॉइंट का आएगा। और ऑफ कोर्स इस पॉइंट के मास को हम लोग क्या पकड़ेंगे? वो जीरो पकड़ेंगे। यू राइट। तो इसमें हम ए जीरो नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि जिसका हमने एफबीडी बनाया है उसका मास जीरो है। और सिंस उसका मास जीरो है, तो एफ की वैल्यू अब अपने को पता चल गई कि एफ की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एफ की वैल्यू आपको मिल जा रहा है 2t cos थीटा। नाउ यू कैन आंसर टी की वैल्यू कब बड़ी होगी और एफ की वैल्यू कब बड़ी होगी। इस पे वो मतलब एडवांस में ऐसा पूछ सकता है कि अगर हमने ये आंसर दिया है तो क्या ए जीरो लिया है? नो, ए जीरो नहीं लिया, क्योंकि इट इज बीइंग पुल्ड। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है उस सिस्टम का, सिस्टम हमारा एक छोटा सा पार्टिकल है, क्योंकि इस पे फोर्स दिखा रहे हैं हम लोग, और ये मासलेस है, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस होती है, तो उसका मास टेंडिंग टू जीरो है, नॉट एक्सेलरेशन। हेंस दिस। एक अच्छा पॉइंट मिला आपको। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, इसे देख करके बता सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। और ऐसा क्वेश्चन इवन एडवांस लेवल पे डाला जा सकता है। ऑप्शन दे देगा कि ए जीरो लेना है, एम जीरो है, या फिर कुछ और भी कहानी बनाएगा। सो वी कैन थिंक ऑफ।
और ये चीज हमको कैसे पता चल जाती है, जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, तो अपने आप दिमाग में आता है कि किसका है, बीडी बनाया, अरे ये तो मैंने पॉइंट का बनाया है ना, तो पॉइंट का मास तो 0 होगा। अगर हम वुड का इसका लॉक का बनाते तो इसका एमजी भी लगाते, नॉर्मल रिएक्शन लगाते, इसको फ्रिक्शन को भी देखते, जबकि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन हो भी सकता था। और जब इसका बीडीए बना रहे हैं तो इस पे यही फोर्सेस आएंगे और ये इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली गुड क्वेश्चन। बाकी आपने देखा, आपने कुछ लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ कि सर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कैन से एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। एफ कॉस थीटा इज नो, ऐसा नहीं कहेंगे। आप किस पर फोर्सेस देखते हो पहले उसको ड्रॉ करो, फिर उसके लिए इसमें क्या कर सकते हो कि ऊपर वाले टेंशन और नीचे वाले टेंशन कैंसिल हो जाएंगे, ये फोर्स इसको बैलेंस कर ले जाएगा। तो हम लिखेंगे एफ की वैल्यू 2t cos थीटा हो जाएगी। 0 0 ए को 0 नहीं लेना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। रैंडम डाउट आपके दिमाग में है, हाउ टू कैलकुलेट एंड इन विच डायरेक्शन विल द नॉर्मल रिएक्शन बी इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन लाइक 28। देखो 28 में नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछेगा ना, तो अपने को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखाना है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पर है, ऐसा ग्राउंड है। सो अब फिर आपको वुडन ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ेगा। यू रिमेम्बर द सिस्टम्स, सिस्टम आपका एक पॉइंट हो सकता है और बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन हो सकता है। इस पे नॉर्मलेशन आप ऐसे दिखाओगे, इसका एमजी ऐसे दिखाओगे, इस पे फ्रिक्शन भी पीछे दिखाओगे, जो भी स्टोरी है सारी स्टोरी करनी पड़ेगी अपने को। Would it be easier if we say f cos theta is equal to t? F cos theta is equal to t. I meant if we produce tension backward. तो टेंशन को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके I don't know which type you want to say, but f की वैल्यू या f cos थीटा की वैल्यू t नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर f cos थीटा की वैल्यू t हो जाएगी तो फिर इससे मैच नहीं करेगा, तो वो कुछ और ही हो रहा होगा। अगर बैक साइड प्रोड्यूस करके आप कुछ ट्रायंगल जैसा बनाना चाहते हो, सो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाज, लेट मी गो बैक टू चेक 29 एंड 30। ठीक है, 29 और 29 तुम लोगों ने कर लिया, 30 के बारे में बात करते हैं। हाँ, 30 जैसे क्वेश्चन भी आपको ट्रबल कर रहे होंगे, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन आपको ट्रबल कर रहे हैं तो। ये कहता है ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 है। द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी, तो उसने एक्सेलरेशन पूछा नहीं, उसने वेलोसिटी पूछा है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। सो ए का वेलोसिटी अपने को बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। नाउ अब इसका एज्यूम कर लो कि इसकी वेलोसिटी इधर होगी, वी ए, या जिधर भी आपको अच्छा लगे। कांस्टेंट रिलेशन, सिंपल एज एनीथिंग। आप देखो कि इस पर टेंशन इधर आएगा, इस पर टेंशन इधर आएगा, इस पर टेंशन इधर आएगा, तो जहां पर कांटेक्ट है वही टेंशन हम ड्रॉ करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि ये टेंशन टी है, जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है इसका टेंशन टी है, मासलेस है, सेम टेंशन रखेगा, तो इसके पास कितना जाएगा, 2t जाएगा, इसके पास कितना जाएगा, 2t जाएगा। तो दोनों ब्लॉक्स, उनकी वेलोसिटीज और उनके टेंशन अपने को पता। कांस्टेंट रिलेशन क्या कहता है, कांस्टेंट रिलेशन कहेगा समेशन ऑफ टी डॉट वी मस्ट बी इक्वल टू 0। इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो आएगा -2t v1 और va। माइनस क्यों लगाया, cos 180 आएगा जिसका माइनस बोल दिया है डॉट प्रोडक्ट में, प्लस इसकी वेलोसिटी और इसके टेंशन अलग अलग हैं, तो वहां पर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 3t, टोटल टेंशन 3t आ रहा है, v0 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। t से t कैंसिल हो गया, तो va की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 3v0/2, 3v0/2 आ रही है, एक माइनस साइन के साथ आ रही है। इसका मतलब जो va की डायरेक्शन हम लोगों ने चूज किया ना, वो चेंज करने की जरूरत है। सो फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, फाइनल इंटरप्रिटेशन इज दिस कि ये आपका ए ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक है, एंड ए ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, बी ब्लॉक इज आल्सो मूविंग टूवर्ड्स राइट, और ए की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 3v0/2। माइनस को क्या किया मैंने, डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया और डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ये आ गया।
और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी a विद रिस्पेक्ट टू b, सो गो विद दिस थिंग, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, this will be velocity of a, which is 3v naught by 2 I cap, minus velocity of b, which is v naught I cap. So this turned out to be v naught by 2 in the I cap direction. तो a का velocity b के रिस्पेक्ट में v naught by 2 आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा, that means towards right. So which will be the right option? v naught by 2 यहाँ पर है, v naught by 2 यहाँ पर है, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, तो अपने को राइट वाला आंसर करना है। Alright, so this is how we can do. So you have asked up to 30 this. Next 30 से लेकर के 40 के बीच में जो आपके डाउट है वो पूछ सकते हो। 31 आपने एक पूछा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं तब तक। So 30 से लेकर के 40 तक, 40 इसके बाद सब्जेक्टिव आ जा रहे हैं, और अपने पास 33 और बेसिकली 35 तक ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 23 यू वांटेड टू आस्क। पहले हम लोग 31 को खत्म कर लेते हैं, इसके बाद 23 पे वापस आ जाएंगे, बैक साइड चलेंगे। यू विल फाइंड कि 31 के बारे में ये भी कुछ कंस्टेंट जैसा दिख रहा है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक अरेंजमेंट आपको दिया गया, मल्टीपल पुलीज ब्लॉक्स, पुलीज आर मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल, वो सारी कहानी आपको दी गई। ब्लॉक M1 विल रिमेन एट रेस्ट। ओके, तो इसने कंडीशन पूछा है कि M1 को अगर रेस्ट पे रहना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो M1 का जो एक्सेलरेशन है A1, अगर हम लोग M1 के एक्सेलरेशन की बात करें तो A1 की वैल्यू अपने को 0 मिल रही है। That's what it says. तो अगर M1 रेस्ट पर होगा देन you'll find कि ये भी पूरा रेस्ट पर रहेगा यहाँ तक। अगर मूवमेंट आएगा तो इसका मतलब ये भी फिक्स्ड हो गया है, काइंड ऑफ ऐसा लगेगा जैसे वो फिक्स्ड है, मूव भी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास बना सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम तो अपना सिंपल है, एडवर्ड मशीन। सो अगर ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर इसका वैल्यू a है तो इसका वैल्यू भी a हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसने जो पूछा है वो ये पूछा है M1 M2 M3 मेरे लिए। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसका स्ट्रिंग का टेंशन कितना आएगा, इसका टी का पता चल जाएगा। अगर इसका टी आएगा तो इसका 2t आएगा, तो यहाँ पर भी 2t हो जाएगा। सिंस ये मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारे पास कुछ इक्वेशंस रेडी हैं, ये कैलकुलेशन दूसरे इक्वेशन की थी। सो यू विल फाइंड कि हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस रेडी हैं। कौन कौन सी कैलकुलेशन लगाओगे 31 M1 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, कैन वी से कि जो 2t की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू M1g, और t कितना होगा वो एडवर्ड मशीन से आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो जब t की वैल्यू आती है वो 2 टाइम्स M2 M3 g डिवाइड बाय M2 प्लस M3 आता है। यू रिमेंबर एडवर्ड मशीन का आंसर, या फिर आप इसको सॉल्व करके पता कर लीजिए। दोनों को रिलेट कर लेते हैं। वंस यू रिलेट बोथ यू, तो इन दोनों को रिलेट कर लीजिए। अभी भी आपको हार्ड लग सकता है क्योंकि उसने ऑप्शन जिस तरह से दिए, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ किस तरह से अपने को आंसर मैच करवाने हैं। सो टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। सो इट विल बी लाइक, ये फिर टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 2 टाइम्स 2 M2 M3 G डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3, दिस इज इक्वल टू M1G। पहला थिंग हुआ, G कैंसिल आउट हुआ। दूसरा क्या करो, आप इसको इस साइड ले जाओ, तो ये बनेगा 4 टाइम्स M2 M3 मस्ट बी इक्वल टू M1 टाइम्स M2 प्लस M3। आप देखोगे कोई ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, आपको नहीं मिलेगा। आप क्या काम करो, इसको M1 M2 M3 से डिवाइड कर दो, तो इस साइड भी आप M1 M2 M3 लगाओ, यहाँ पर भी आप M1 M2 M3 लगा दो। सो आप देखोगे कि M2 M3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल अपीयर लाइक 4 डिवाइड बाई M1 इज इक्वल टू, यहाँ से M1 M1 अपीयर डिसअपीयर हो जाएगा, तो ये बनेगा M2 डिवाइड बाई M2 प्लस M3, M2 इंटू M3 प्लस M3 डिवाइड बाई M2 M3। एक लाइन में भी मैं लिख सकता था, ये बनेगा 1 अपॉन M3, ये बनेगा 1 अपॉन M2। तो आंसर आया 4 डिवाइड बाई M1 मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन M2 प्लस 1 अपॉन M3। ऐसा कोई ऑप्शन जा रहा होगा, उस ऑप्शन को मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 31
आंसर शुड बी दिस ऑप्शन नंबर बी। कॉपी कर सकते हो ना। इसमें देखो आप अगर आंसर जल्दी निकालना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, जैसे कि इतना पोर्शन तो ये टी हमने डायरेक्टली यूज किया, उसको सॉल्व कर किया नहीं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट था। टी से 2t कैसे जाना है वो पता है, ये मूव नहीं कर रहा है तो इस पे फोर्स बैलेंस होंगे, 2t मस्ट बी इक्वल टू m1g। दैट्स डन। पहले अपने क्वेश्चन नंबर 23 कुछ पूछा था उसको बताते हैं, देन वापस आएंगे और 34 35 के बारे में भी बात करेंगे। 23। अच्छा ये इसको मैंने आपको आइडिया दिया था, व्हाट यू वांट टू सॉल्व टू द आंसर। ऐसे इसकी स्टडी रेट से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 करो, एफबीडीज बनाओ, फोर्स को बैलेंस करो और आपको आंसर मिलना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आंसर नहीं मिला है तो अपने को फिर इसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसकी जो फर्स्ट रीडिंग जा रही है वो यही जा रही है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्स बैलेंस होगा। इसको मैंने आइडिया दे दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और अदरवाइज लेक्चर के बाद टाइम बचता है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तब तक मैं आपको 34 35 के आइडियाज दे देता हूँ, कुछ नए पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। 34 बोलता है कि पहले 34 की बात हो रही है। रीडिंग शोन इनटू स्प्रिंग्स S1 एंड S2 इज इसका टेंशन 90 के करस्पॉन्डिंग है, इसका टेंशन आपको 30 के करस्पॉन्डिंग है। जो टेंशन होता है उसी को ये स्प्रिंग फोर्स रीड कर लेगा। लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आओगे तो एक शूडो आ जाएगा, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी G प्लस A, दैट मीन्स 20, 10 प्लस 10। आप इसको भूल जाओगे एक्सेलरेशन को। मास इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो इस बंदे को पता चलता है ये मास रेस्ट पर है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना लेंगे मास का। कैसा बनेगा, ये मास है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, आप इसको T1 बोल सकते हो या KX1 बोल सकते हो। नीचे mg आएगा और ये भी इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, यू कैन कॉल इट T2। मैं टी टर्म यूज कर रहा हूँ, आप F1 F2 भी यूज कर सकते हो, और ये F1 F2 उनकी रीडिंग्स आएंगी। So reading shown in the spring balance are this, respectively lift is accelerated upward like this, the station mass is this. Then the mass of the block will be, mass के बारे में पता करना है। So ये रेस्ट पे नजर आ रहा है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन अपना बनता है, रेस्ट है, एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स को बैलेंस करना है, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg। जी से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा T1 बाई जी माइनस T2 बाई जी इज इक्वल टू m, और आप पाओगे यही रीडिंग है। सो m की वैल्यू, ये फर्स्ट की रीडिंग है, ये सेकंड की रीडिंग है। सो यू कैन से कि m की जो वैल्यू अपने को मिल रहा है T1 का रीडिंग विच इज 90 kg, T2 का रीडिंग विच इज 30 kg, दैट इज लीड टू 60 kg। ऐसा ऑप्शन होगा, उसको मार्क करने का। सो स्प्रिंग का जो फोर्स आता है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड टेंशन के बराबर होता है, या केक्स कह सकते हो उसको, और वही इसकी रीडिंग होती है। जी से डिवाइड कर दोगे तो मास हो जाता है, तो एम जी था, उसको जी से डिवाइड कर दिया, टेंशन बाई जी। क्वेश्चन नंबर 35। It says 5 persons ABCD are pulling a cart of mass this kg on a smooth surface, and cart is moving with the acceleration given in the direction of each. The person A stops pulling. It moves with acceleration 1 meter per second square in the waist. When person B stops pulling, it moves with the acceleration this in the north. The magnitude of acceleration of the cart when only A and B pull, keeping their direction same as the old direction is. तो ये कच्चा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो इसका जो क्रक्स पॉइंट है अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा आंसर ऑफ 34 इज बी, ऐसा बोल रहे हो, कैलकुलेशन अपने को चेक करना पड़ेगा फिर एक बार के लिए। ओके ओके ओके, गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ मैं बताता, क्या गड़बड़ हुआ मैं बताता, प्लीज बियर दैट। गड़बड़ जो हुआ 34 का कुछ मिस्टेक हो गया, और उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखो क्या होगा ना, ये इक्वेशन जो बनेगी ना,
एबीडी की। यहाँ पर अपने को मैं जो मिस किया मैंने वो जी इफेक्टिव टर्म मिस किया, और अपने को यहाँ पे लिखना होगा जी इफेक्टिव। तो अपने को मिलेगा T1 माइनस T2 मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू जी इफेक्टिव। सो हाँ, वो करेक्ट आंसर दिया है। तो मास की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T1 माइनस T2 डिवाइड बाय जी इफेक्टिव आएगी। और वो मैंने जी वर्ड यूज कर लिया था, शायद इस वजह से इशू बना। T1 की वैल्यू कितना लिखेंगे? अच्छा, T1 का मतलब क्या होगा? T1 का मतलब होगा कि जो रीडिंग आपको आ रही है, तो T बाई जी, T1 बाई जी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है? इसकी 90 वैल्यू दी गई है। और T2 बाई जी की जो वैल्यू है वो 30 है। क्रक्स पॉइंट क्या है कि जब हम रीडिंग के लिए निकालते हैं ना, तो उसमें हमको जी से डिवाइड करना पड़ता है। कैलकुलेशन में हमारा जी इफेक्टिव आ सकता है, क्योंकि जी इफेक्टिव तो हम लोगों का क्रिएशन है कि हमने स्यूडो को जी के साथ मर्ज किया है। लेकिन जब रीडिंग आती है तो फिर वो जो फोर्स आ रहा हो तो उसमें जी डिवाइड होता है। तो ये स्टोरी बनेगी। इसको जब आप लिखोगे तो T1 की वैल्यू अपने को लिखनी होगी 900, जी से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 की वैल्यू अपने को लिखनी होगी 300 डिवाइड बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव इज अ डिफरेंट नंबर विच इज 20। सो ये बनेगा अपने लिए 90 माइनस दिस, क्या बोल सकते हैं, 60 बाई 2, दैट इज 30 kg। अच्छा, वो आपने रिकॉल करा दिया। वो फ्लो में मैं जी इफेक्टिव को बाद में इग्नोर कर गया और इसी वाले जी से डिवाइड कर दिया था। सो ये जी इफेक्टिव है, तो जी इफेक्टिव लिखने का, जी इफेक्टिव लिखने के बाद T1 T2 निकालने का, T1 T2 रीडिंग से निकालने का, रीडिंग्स आर दीज। सो रीडिंग के लिए आपको ये करना होता है, और उसको हमेशा जी से डिवाइड करेंगे, जी इफेक्टिव से नहीं। हाँ, तो जी इफेक्टिव का जो इश्यू था आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सो एक ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में बता देता हूँ। 35। देखो 5 फोर्सेस लग रहे होंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। और अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो तो ये सारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आता है ना। अगर इसमें से एक फोर्स हटा दिया जाए, मैंने वो स्ट्रिंग कट वाले केस में देखा था, तो जो फोर्स हटता है ना, रिजल्टेंट फोर्स उसी के बराबर आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि ये सब कुछ आपको कितना बता रहे हैं, इस सब कुछ की वैल्यू जो आपको दे रहा है वो वैल्यू है 100 kg का कार्ड था और 3 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था। इसका मतलब ये आ जाएगा 100 इंटू 3 आई कैप, दैट मीन्स 300 आई कैप। ये इक्वेशन रेडी होगी। आई कैप का मतलब ईस्ट, हम इधर ईस्ट ले रहे हैं और ये अपना नॉर्थ है। सो आई कैप जे कैप अकॉर्डिंगली लगा दे रहे हैं। जब आपने ए को गायब कर दिया, तो ए ने स्टॉप किया, तो बचेगा क्या आपके पास? F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। इसकी वैल्यू आ रही है 100 kg का अभी भी था, लेकिन कितना चल रहा है ये? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, लेकिन किधर जा रहा है? वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वैल्यू -100 आई कैप आ गई। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। नाउ इन केस अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सो क्या आपको ये पता चलेगा कि F1 की जो वैल्यू आने वाली है वो आपको पता चल जाएगी while you are subtracting these two. So this minus this, that will become 400 आई कैप। F1 का फोर्स पता चल गया। सिमिलरली क्या हम B के लिए इक्वेशन बना सकते हैं? नाउ इफ F2 disappears, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगी आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ F1 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, and this must be equal to 24 meter per second square north direction. So that is going to be 100 into 24 in j cap. Now अब आप क्या करो, इनको फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो F2 की वैल्यू मिल जाएगी। F2 की वैल्यू आएगी 300 आई कैप माइनस 2400 जे कैप। अब आपसे बोलता है जब ये दोनों फोर्स लग रहे होंगे तो क्या चल रहा होगा, तो आप बोलोगे F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू मास विच इज 100, ए न्यू इज द ए वेक्टर। अब इन वैल्यूज के आप सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। I just gave you idea. You can work on it. You can get your answer. You will get your answer back. Okay. So ये आपका DPP complete हो गया. At least इसका पोर्शन complete हो गया। इसके बाद सब्जेक्टिव है, सिंपलर रहेंगे, इनको आप डील कर सकते हो।
और ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। एक दो जो कभी डिफरेंट केसेस आएंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे होंगे लास्ट वाले। तो डू यू वांट एक्स्ट्रा लेक्चर्स टुमारो फॉर डिस्कशन? इफ यस we can have, if no we can have later on. चलेगा। तो इन द कमिंग टेस्ट विल देयर बी काइनेमेटिक्स एनएलएम। कमिंग टेस्ट में आपका काइनेमेटिक्स होगा, एनएलएम होगा और डब्ल्यूईपी का जितना पोर्शन पड़ा होगा वो भी होगा। ठीक है, तो मैं कल के लिए एक डिस्कशन सेशन अरेंज करूंगा, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करा देंगे जैसा भी होगा, और एनएलएम को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो काइनेमेटिक्स का भी पोर्शन भी कवर करना अपने को। सो वी विल हैव अ डिस्कशन, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, फिर भी आप अगर सेशन लगता है तो आपको अटेंड करना चाहिए। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको उसमें काफी कुछ मिलेगा सीखने को। सो वी विल हैव अ लेक्चर टुमारो फॉर दिस। टाइमिंग और उसका सारा कुछ कंफर्मेशन हम आपको ग्रुप पे देते हैं। चलेगा, टाइम हो गया, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।